हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। मैं से सूर्य प्रकाश रंगी और फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ा था केटीजी, जहां पर हमने बात किया था आइडियल गैस के लिए कि जो मॉलिक्यूल होता है आइडियल गैस का, उसका वॉल्यूम क्या होता है, बहुत ही नेग्लिजिबल। गैस के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या होता है, नेग्लिजिबल। दूसरी बात हमने किया था कि यहाँ पर आइडियल गैस के अंदर गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्टिव कोई रिपल्सिव फोर्स होता ही नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई रिपल्शन नहीं है। हर मॉलिक्यूल रेंडमली मूव कर रहा है, एक मॉलिक्यूल को दूसरे से कोई मतलब नहीं है। बट एक्चुअली अगर हम बात करें, कुछ चीज आइडियल होती ही नहीं है, राइट। कुछ चीज आइडियल होती ही नहीं है। अगर हम आइडियल गैस की बात करें तो वर्ल्ड में कोई गैस आइडियल एग्जिस्ट ही नहीं करती है, सभी गैस रियल होती है, राइट। कि जैसे हम बात करें जो दिखता है वो होता नहीं है, तो हम सोचें कि आइडियल है, बट एक्चुअली कोई गैस आइडियल नहीं होती है। वहां पे गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में कुछ ना कुछ रिपल्शन होता ही है। गैस का आइडियल बिहेवियर एक पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। गैस हर एक कंडीशन पर आइडियल बिहेवियर फॉलो नहीं करती है, बट जब तक आपको किसी क्वेश्चन में बोला ना जाए, हम वहां पर रियल बिहेवियर कंसीडर नहीं करते हैं। क्वेश्चन को हमेशा आइडियल बिहेवियर कंसीडर करते ही सॉल्व करते हैं। जब तक आपको इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो या बोला ना जाए, तब तक हम रियल बिहेवियर के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि एक्चुअली रियल बिहेवियर है क्या। कि हमने क्या बोला, गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्टिव कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं होता। अगर ऐसा होता तो क्या गैस को लिक्विफाई करना पॉसिबल हो पाता? नहीं। अगर वहां पे कुछ अट्रैक्शन है, कोई रिपल्शन है, तो इसीलिए हम गैस को लिक्विफाई कर पा रहे हैं। तो वहां पे कोई आइडियल बिहेवियर प्रेजेंट ही नहीं है, गैस लिक्विफाई हो पा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दो रीजन की वजह से गैस यहाँ पर आइडियल बिहेवियर से डेविएट कर रही है। पहला क्या है कि गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, इसलिए ही वो लिक्विफाई हो पा रही है, ठीक है। सेकेंड, हमने बोला था केटीजी में कि गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। बट एक्चुअली गैस का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, फाइनाइट वॉल्यूम होता है, नेग्लिजिबल वॉल्यूम नहीं होता। अब आप बोलेंगे कि कैसे मान लें कि नेग्लिजिबल वॉल्यूम नहीं होता है। तो जब अगर आप किसी गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, उस पर प्रेशर लगा रहे हैं, तो जितना ज्यादा प्रेशर लगाते जाएंगे गैस कंप्रेस होती जाएगी। तो एक कंडीशन ऐसी आनी चाहिए कि वॉल्यूम ही खत्म हो जाए। बट गैस को जब आप कंप्रेस करें और वो लिक्विफाई हो पा रही है, तो जो लिक्विड बन रहा है उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। इसका मीन उस लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल है उसका भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा ही, राइट। तो हम क्या बोल रहे हैं, जो गैस का बिहेवियर है, रियल बिहेवियर, वो आइडियल से डेविएट क्यों कर रही है? क्योंकि वहां पे गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं। और दूसरा, वहां पर गैस को जब आप लिक्विफाई करते हैं तो मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ फाइनाइट वॉल्यूम होता है, नेग्लिजिबल वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है। तो चलिए रियल गैस स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कुछ अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में। बहुत छोटे से, बहुत सुपरफिशियल लेवल पे हम बात करेंगे, इसको डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग में आप इसको पढ़ने को मिलेगा कि जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये इंटरेक्शन होता है पार्टिकल का, मॉलिक्यूल का जो इंटरेक्शन होता है, किस किस टाइप के इंटरेक्शन होते हैं। चलिए, तो रियल गैस स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे कुछ इंटरेक्शन के बारे में बात करते हैं कि मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन या आयंस के बीच में इंटरेक्शन कैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप केमिकल बॉन्डिंग में हालांकि इसको पढ़ेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा हमें यूज में होता है, इसलिए बात कर देते हैं। तो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में आयन आयन इंटरेक्शन के बीच में बात करते हैं। जब दो चार्ज आर डिस्टेंस पे प्रेजेंट है तो उनके बीच में जो फोर्स होता है, अट्रैक्शन होता है, वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हम अभी बाकी की बात करेंगे। आयन आयन की बात हमने किया था। हम बात करेंगे इंटरेक्शन का, आयन डायपोल, डायपोल डायपोल, आयन इंड्यूस्ड डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल एंड लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स। अब ये डायपोल क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ेंगे कि जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले होते हैं। लाइक आप HCl की बात कर रहे हैं, HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे एक क्या होता है, चार्ज डिफरेंस जनरेट हो जाता है। इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बट ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट टेक ओवर नहीं होता है। यानी इन दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर थे, ऐसा नहीं है क्लोरीन ने पूरा एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो उस पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ गया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरफ पार्शियल नेगेटिव, एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव, कंप्लीट नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, डायपोल। आप केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए हम डेप्थ में वहां पर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो 5 तरह के फोर्स की हम बात करेंगे, आयन डायपोल, डायपोल डायपोल, आयन इंड्यूस्ड डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल एंड लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स। तो आयन डायपोल क्या होता है
एक आयन और डायपोल के बीच में इंटरेक्शन। ठीक है, डायपोल जैसे वाटर की बात करें, वाटर में ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज, और जिसका कम होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो आयन और डायपोल के बीच में जो फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं आयन डायपोल। सेकंड होगा डायपोल डायपोल। HCl के दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन है, यहाँ पे HCl क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव होगा तो किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे इसका नेगेटिव क्लोरीन मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव H+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे दो डायपोल आपस में किसके थ्रू बंधे हुए हैं, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन के थ्रू। ठीक है, आयन इंड्यूस्ड डायपोल। अब आयन इंड्यूस्ड डायपोल क्या करेगा, आयन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किसी की हम बात करें, हम यहाँ पे Na+ की बात करिए, खुद आयन है, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। बट जब आप क्लोरीन को सोडियम प्लस की तरफ पास रखोगे तो Na+ क्या करेगा, इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ पुल करेगा, राइट। तो इस पे क्या होगा, जो क्लोरीन सोडियम एटम के पास होगा उस पे क्या होगा, ये Na+ नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ पुल करेगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है मॉलिक्यूल का, वो इस क्लोरीन पर ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डेंसिटी कम हो जाएगा। तो इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो ये क्या होगा, आयन इंड्यूस्ड डायपोल। यानी ये पहले डायपोल नहीं था, अगर सोडियम आयन नहीं होगा तो ये डायपोल नहीं होगा, सोडियम आयन की प्रेजेंस में डायपोल बन गया, तो यहाँ पे डायपोल इंड्यूस किया गया है, वो मींस नेचुरल डायपोल नहीं था। तो इसे बोलते हैं आयन इंड्यूस्ड डायपोल। नेक्स्ट बोलते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। यानी डायपोल ने क्या किया, किसी दूसरे मॉलिक्यूल में डायपोल को इंड्यूस किया। ये HCl ओरिजिनली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, क्लोरीन में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता। जब आप HCl को इस क्लोरीन मॉलिक्यूल के पास रखते हैं तो इसका क्लोरीन का नेगेटिव क्या करता है, इसके नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, रिपेल करता है। तो नेगेटिव चार्ज उधर चला जाएगा, पॉजिटिव इधर एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उधर बहुत ज्यादा हो जाएगा, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से इधर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो ये क्या होगा यहाँ पे, आयन इंड्यूस्ड डायपोल। एंड लास्ट है लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स। लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स क्या होता है कि ये एक बहुत ही शॉर्ट मोमेंट वाला फोर्स है, मोमेंटरी फोर्स होता है। जब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है तो किसी रीजन से कहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अगर कहीं पर, जैसे हम बात करें यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी वजह से एक तरफ इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए, रोटेशन के टाइम हो सकता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहे हैं तो वहां पे एक साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाए तो दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो ये क्या होता है, मोमेंटरी फोर्स। तो यहाँ पे क्या होता है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, एक तरफ नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में लंदन या डिस्पर्जन फोर्स ही लगता है, जैसे हीलियम के डिफरेंट पार्टिकल के बीच में, नियोन के डिफरेंट पार्टिकल के बीच में, आर्गोन के डिफरेंट पार्टिकल के बीच में, राइट। तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है, लंदन फोर्स। ठीक है, अब एक ऑर्डर हम देख लेते हैं यहाँ पे, आयन डायपोल, डायपोल डायपोल। आयन में ओरिजिनल पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, डायपोल में ओरिजिनल नहीं होगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव होगा। ठीक है, आयन और इंड्यूस्ड डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। तो यहाँ पे अगर हम इनके जो बीच में इंटरेक्शन है उसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पे फोर्स की जो स्ट्रेंथ होती है या स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन, वो आयन डायपोल में सबसे ज्यादा होता है, देन फिर डायपोल डायपोल, देन फिर आयन इंड्यूस्ड डायपोल, देन फिर डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, एंड देन फिफ्थ लंदन फोर्स। तो ये आपको जो ऑर्डर ये भी पता होना चाहिए कि इनके बीच में रिलेशन क्या है, कौन सा फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा फोर्स कम स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो फोर्स है, जैसे हमने बात किया आयन आयन इंटरेक्शन में जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वैसे हम बात करें यहाँ पे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन में जो इंटरेक्शन एनर्जी होता है, जो फोर्स होता है वो किस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम दो तरीके की बात करेंगे, स्टैटिक पोलर मॉलिक्यूल एंड रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल रुका हुआ है या रोटेट हो रहा है। तो अगर स्टैटिक पोलर मॉलिक्यूल है तो जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है वो क्या होती है, इंटरेक्शन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r cube, एंड इंटरेक्शन एनर्जी
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r पावर 6। ये एनसीईआरटी से हम डायरेक्ट लाइन यूज में ले रहे हैं, तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देने वाले नहीं है, हमारे यहाँ पे ये हमारे फील्ड में नहीं है। तो स्टैटिक पोलर मॉलिक्यूल में जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है वो r क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, और जो रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन एनर्जी होती है वो r पावर 6 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और एक डायपोल इंड्यूस डायपोल, अगर हम इसकी बात करें तो डायपोल इंड्यूस डायपोल में जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है वो r पावर 6 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो अभी ये हम केवल सुपरफिशियल लेवल पे बात कर रहे हैं, इसको डेप्थ में हम पढ़ने वाले नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब रियल केस की बात करते हैं कि हमने बात किया था रियल केस में जो पार्टिकल है उनका जो वॉल्यूम होता है फाइनाइट होता है, नेग्लिजिबल नहीं होता, और उनके बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव या रिपल्सिव अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं। रिपल्सिव कब होता है उसकी हम बात करेंगे। तो अभी हम बात करेंगे कि वहां पे आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में कुछ अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं। तो जैसा हम सोच रहे थे वैसा हमें यहाँ पर आइडियल गैस का बिहेवियर जैसा हम सोच रहे थे वैसा बिहेवियर हमें यहाँ पर नहीं मिलेगा, उससे कुछ डिफरेंट बिहेवियर मिल रहा होगा। अब बिहेवियर में क्या डिफरेंस आ रहा होगा वो बात कर देते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगा, PV इक्वल टू nRT। तो यहाँ पे जो प्रेशर की बात करें, प्रेशर क्या होता है, ये P क्या होता है, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस की वजह से कितना प्रेशर लग रहा है, और ये V क्या होगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आइडियल गैस, राइट। तो जब हम यहाँ पे आइडियल गैस की बात करते हैं तो आइडियल गैस जो प्रेशर लगा रहा है वो लेते हैं, और जो यहाँ पे जो भी वॉल्यूम होता है, गैस जो भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा होता है वही वॉल्यूम हम यहाँ पर यूज में लेते हैं। आइडियल गैस में हम क्या कंसीडर करते हैं कि गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता है, तो इसलिए हम बाय डिफॉल्ट किसका वॉल्यूम यूज में लेते हैं, कंटेनर का वॉल्यूम। ठीक है, बट एक्चुअली वॉल्यूम किसका यहाँ पे, गैस का। गैस के मॉलिक्यूल जो भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे होंगे वही वॉल्यूम हम यहाँ पर यूज में ले रहे होते हैं। अब देखिएगा कि रियल गैस में क्या है, गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है। आइडियल गैस में हम उस फोर्स को कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम रियल गैस की बात करें और आइडियल गैस दोनों को कंपेयर करें, कि सपोज हम रियल और आइडियल अगर दोनों को कंपेयर करें तो आइडियल गैस में क्या है यहाँ पर कि कोई पार्टिकल है रेंडमली मूव कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम प्रेशर कंपेयर करते हैं रियल गैस और आइडियल गैस का, तो क्या प्रेशर का वैल्यू दोनों में सिमिलर होगा क्या। आइडियल गैस में क्या है कि हर पार्टिकल यहाँ पे रेंडमली मूव कर रहा है, एक पार्टिकल का दूसरे से कोई इंटरेक्शन नहीं है, बट रियल गैस में पार्टिकल के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि कोई पार्टिकल है, सपोज जब ये पार्टिकल रेंडमली मूव कर रहा है और कंटेनर के वॉल पे जाकर स्ट्राइक करेगा तो ही जो प्रेशर जनरेट होगा उसको हम क्या बोलते हैं वहां पर, प्रेशर ऑफ गैस। तो सपोज यहाँ पे ये जो पार्टिकल है किसी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, राइट, सपोज वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब कंटेनर के वॉल पे स्ट्राइक करेगा तो कुछ प्रेशर जनरेट होगा। हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो प्रेशर कितना है, सपोज 20 atm है सपोज। ठीक है, अब ये हमने बात की आइडियल गैस की। ठीक है, अब हम रियल गैस की बात करें कि रियल गैस में क्या है यहाँ पर कि जो पार्टिकल है वो अपने आसपास वाले पार्टिकल के साथ अट्रैक्शन में है। वो अट्रैक्शन कोई सा भी हो सकता है, डायपोल डायपोल हो सकता है, डायपोल इंड्यूस डायपोल हो सकता है, वो किस पर डिपेंड करेगा कि गैस कैसी है, नॉन पोलर है या पोलर है। ठीक है, तो बट वहां पे अट्रैक्शन रहेगा डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में। तो सपोज कोई मॉलिक्यूल है यहाँ पर, ये अपने नियर बाय मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर नियर बाय मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे तो क्या ये उसी वेलोसिटी से मूव कर सकता है क्या जिससे यहाँ पर आइडियल गैस का मॉलिक्यूल मूव कर रहा था। अगर हम सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर मानते हैं, सेम टेम्परेचर पे दोनों गैस है, तो अगर ये 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो क्या ये भी 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, नहीं, उससे कम वेलोसिटी ही यहाँ पर होगी। तो सपोज इसकी वेलोसिटी कितना है यहाँ पे, सपोज 16 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, तो क्या यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा होगा कंटेनर की वॉल पे वो 20 atm होगा क्या, नहीं, उससे कम ही रहेगा। तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा होगा ये वेलोसिटी है। ठीक है, v वेलोसिटी, वॉल्यूम से इसको कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर ये वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो प्रेशर लग रहा होगा वो भी 20 atm से कम ही होगा, बिकॉज अगर वेलोसिटी कम होगी तो यहाँ पे कंटेनर के वॉल पे जो प्रेशर लग रहा होगा वो भी क्या होगा,
कम होगा तो प्रेशर कितना होगा यहाँ पे, सपोज 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां से अब क्या समझ में आया कि जो रियल गैस के मॉलिक्यूल है वो आइडियल गैस के रेस्पेक्ट में कम प्रेशर लगा रहे होते हैं। ठीक, अब यहां पर अगर मुझे रियल गैस के प्रेशर को आइडियल गैस के प्रेशर के बराबर करना है, अगर मुझे रियल गैस के प्रेशर को आइडियल गैस के प्रेशर के बराबर करना है तो इसमें क्या करना होगा, कुछ यहाँ पे मुझे करेक्शन फैक्टर ऐड करना होगा, इसमें कुछ ना कुछ करेक्शन करना होगा ताकि ये इसके इक्वल हो जाए। समझ पा रहे हैं कि अगर हमें इस प्रेशर को आइडियल के बराबर करना है तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसमें कुछ ना कुछ करेक्शन करना होगा। अब यहाँ पे इन मॉलिक्यूल के बीच में जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, यानी ये मॉलिक्यूल दूसरे को जो कंटेन के वॉल पर जाकर स्ट्राइक कर रहा है उसको जितना ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे होंगे उतना ही ये कम फोर्स लगा रहा होगा और उसका प्रेशर उतना ही कम होता जाएगा, तो हमें करेक्शन फैक्टर उतना ही ज्यादा ऐड करना पड़ेगा। तो जिन गैस के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है उनकी वजह से कंटेनर के वॉल पर प्रेशर भी कम लग रहा होता है। क्लियर, तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन उस गैस का प्रेशर उतना ही कम। तो अगर हमें यहाँ पे इस प्रेशर को आइडियल गैस के बराबर रखना होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें कुछ करेक्शन फैक्टर ऐड कर देंगे, वो क्या होगा, पी करेक्शन। राइट, तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर हमें रियल गैस के प्रेशर के रिस्पेक्ट में आइडियल गैस के प्रेशर बताना है तो पी आइडियल क्या होगा, 16 atm प्लस पी करेक्शन। ठीक है, यहाँ पे पी करेक्शन का वैल्यू कितना होगा, 4 atm। तो 16 में जब आप 4 ऐड करोगे तब यहाँ पे रियल गैस का प्रेशर आइडियल के बराबर हो पाएगा। क्लियर। सेकंड, हम वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में बात करें कि हम क्या बोलते हैं कि आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। राइट, बट वहां पे वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं होता है, वहां पे पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ वॉल्यूम रहता है। ठीक है, अब अगर हम कंसीडर करें कि इस कंटेनर के अंदर यहाँ पर आइडियल गैस फिल्ड है, ठीक है, तो हम यहाँ पे V क्या लेते हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आइडियल गैस, या फिर ऐसा बोल दें वॉल्यूम अवेलेबल फॉर गैसियस मॉलिक्यूल। ठीक है, तो गैसियस मॉलिक्यूल के लिए जितना वॉल्यूम अवेलेबल है उसे हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस, आइडियल गैस। तो अभी यहाँ पे कंटेनर का वॉल्यूम ये है। अब यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल हैं उन मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या है, नेग्लिजिबल, बहुत ही छोटा वॉल्यूम है। उन मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या है, नेग्लिजिबल। तो यहाँ पे अगर मैं इस कंटेनर के रेस्पेक्ट में इस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम की बात करूं तो वो क्या है, नेग्लिजिबल है। राइट, तो अगर इस मॉलिक्यूल के मैं इस मॉलिक्यूल के लिए अवेलेबल वॉल्यूम की बात करूं तो वो हमेशा क्या रहेगा, वी रहेगा। इस मॉलिक्यूल के लिए अगर मैं अवेलेबल वॉल्यूम की बात करूं तो वो पूरा रहेगा कंटेनर का वॉल्यूम। तो हर मॉलिक्यूल के लिए जो अवेलेबल वॉल्यूम है वो क्या है, कंटेनर का पूरा वॉल्यूम ही है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे V की वैल्यू पुट करते हैं तो वो आइडियल गैस में क्या, कंटेनर का वॉल्यूम पुट कर देते हैं। बट जब हम रियल गैस की बात करेंगे तो रियल गैस में क्या होता है, पार्टिकल के मॉलिक्यूल के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स रहता है, तो वहां पे मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं होता है। ठीक है, अब मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं है, सपोज ये दो मॉलिक्यूल आपस में बॉन्डेड है। राइट, तो अब अगर किसी दूसरे मॉलिक्यूल के लिए अवेलेबल वॉल्यूम की बात करें तो कितना होगा, ये कंटेनर का पूरा वॉल्यूम। अब क्या जहां पे ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो वॉल्यूम इस मॉलिक्यूल के लिए अवेलेबल होगा क्या, कि सपोज आप किसी रूम में बैठे हुए हैं, अब पूछा जाए सपोज वहां पे 30 चेयर्स रखी हुई है, तो कितने, अगर किसी चेयर पे कोई सपोज बटरफ्लाई बैठा हुआ है तो भी हमारे बैठने के लिए कितनी चेयर्स अवेलेबल है, 30। बट अगर वहां पे कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है, किसी एक चेयर पे कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है तो अवेलेबल चेयर्स कितनी होगी, 29। राइट, तो अगर आपको बताना है कि अवेलेबल चेयर्स कितनी है तो आप कितनी बताएंगे, 29 ही बताएंगे। क्लियर। अब यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर इस मॉलिक्यूल के लिए अवेलेबल वॉल्यूम कितना होगा, टोटल वॉल्यूम में से। अच्छा, अब आपसे पूछा जाए कि सपोज स्टूडेंट बैठा हुआ है तो आपसे ये पूछा जाएगा कि अवेलेबल चेयर्स कितनी है बैठने के लिए, तो कितनी होगी, 30 में से आप क्या करेंगे, एक को माइनस करके बता देंगे 29 चेयर्स वहां पे बैठने के लिए अवेलेबल है। तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल के लिए बात करूं कि इस मॉलिक्यूल के लिए मूवमेंट के लिए कितना वॉल्यूम अवेलेबल है, तो अब इसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं है। जैसे अगर चेयर पे बटरफ्लाई बैठा हुआ था तो हम क्या मानेंगे कि वहां पे जो चेयर है वो कंप्लीटली फ्री है, वहां पे हम बैठ सकते हैं। ठीक है, तो जब बटरफ्लाई बैठा हुआ है तो वहां 30 चेयर्स अवेलेबल है, बट वहां पे अगर कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है तो उसका जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल नहीं है। राइट, यानी उसका जो सरफेस एरिया वो नेग्लिजिबल नहीं है, वो चेयर को पूरा ऑक्यूपाई कर रहा है।
तो अब अवेलेबल चेयर्स कितनी है 29। वैसे ही इस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जब नेग्लिजिबल नहीं होगा तो ये कंटेनर में से कुछ वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा होगा, तो दूसरे मॉलिक्यूल के लिए कितना वॉल्यूम अवेलेबल होगा मूवमेंट के लिए। यहाँ पे तो पूरा वॉल्यूम मूवमेंट के लिए अवेलेबल था, यहाँ पे कितना वॉल्यूम अवेलेबल होगा कि जो हम कंटेनर के वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, कंटेनर के वॉल्यूम में से मॉलिक्यूल का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो आपको पता लगेगा कि कितना वॉल्यूम फ्री मूवमेंट के लिए अवेलेबल है। तो जो एक्चुअली हम यहाँ पे जो वॉल्यूम पुट करते हैं वो कौन सा वॉल्यूम होता है, जो गैसियस मॉलिक्यूल के लिए फ्री मूवमेंट के लिए अवेलेबल होता है। आइडियल केस में हर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है तो कंटेनर का पूरा वॉल्यूम फ्री मूवमेंट के लिए अवेलेबल है, बट रियल केस में यहाँ पे मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं होता है, इसलिए वहां पे पूरा वॉल्यूम फ्री मूवमेंट के लिए अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस यहाँ पे आइडियल गैस से रियल गैस में आ जाते हैं, राइट। अब जो रियल गैस का डेविएशन है आइडियल बिहेवियर से, उसको एक फैक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हम डायरेक्टली बता दें यहाँ पे जो Z होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अच्छा, अभी हम बात करें यहाँ पे PV इक्वल टू NRT। आइडियल केस में पीवी का वैल्यू किसके बराबर होता है, एनआरटी के बराबर, राइट। आइडियल केस में पीवी का वैल्यू किसके बराबर होगा, एनआरटी के बराबर। तो अगर हम यहाँ पे पीवी और एनआरटी का रेशियो ले लें या एनआरटी और पीवी का रेशियो ले लें, अगर गैस आइडियल है तो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होगी, ये दोनों बराबर होगी, तो इन दोनों का रेशियो किसके बराबर, 1 के बराबर। तो एनआरटी अपॉन पीवी या पीवी अपॉन एनआरटी का वैल्यू 1 है तो कौन सा गैस होगा, आइडियल गैस, राइट। तो ये बात हम केवल आइडियल गैस के बारे में बात करें। अगर हम रियल गैस की बात करें तो रियल गैस में प्रेशर वॉल्यूम और एनआरटी का वैल्यू अगर पुट कर दें तो यहाँ पे ये वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगी, या तो 1 से छोटी होगी या 1 से बड़ी होगी। ठीक है, 1 से छोटी बड़ी क्यों होती है उसकी अभी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो डेविएशन है वो क्या है, रियल गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर एनआरटी और पीवी या पीवी और एनआरटी का रेशियो 1 के बराबर नहीं है तो वो आइडियल गैस नहीं है, वो कौन सी गैस होगी, रियल गैस। तो रियल गैस का बिहेवियर जो डेविएट कर रहा है आइडियल बिहेवियर से, रियल गैस का डेविएशन जो आइडियल बिहेवियर से हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम फैक्टर यूज में लेते हैं जिसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Z जो होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ रियल गैस एंड वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस का रेशियो। ठीक है, अब सपोज आप किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, सपोज हम यहाँ पे 273 केल्विन की बात करें, 273 केल्विन की बात करें कि 273 केल्विन पे आपको कोई गैस गिवन है। ठीक है, अब आपको बताना है कि वो आइडियल है या नहीं है। तो हम क्या सोचेंगे कि 1 atm प्रेशर होता है और 273 केल्विन टेम्परेचर होता है, तो वहां पे एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। ठीक है, पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा। तो अगर हम यहाँ पे जो गैस आपको गिवन है उसके एक मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर, सॉरी एक मोल का वॉल्यूम एसटीपी कंडीशन पे देखें तो अगर उसके एक मोल का वॉल्यूम एसटीपी कंडीशन पे 22.4 लीटर आ रहा है तो वो गैस कौन सी होगी, यहाँ पे ये भी 22.4 है और ये भी 22.4 है। तो अगर ये भी 22.4 है तो मींस वो जो गैस आपको गिवन है वो कौन सी है, आइडियल गैस। अगर एसटीपी पर उसका वॉल्यूम 22.4 नहीं है तो वो गैस कौन सा हो जाएगा, रियल गैस। इसका मींस अगर ये भी 22.4 है, एसटीपी पर आइडियल गैस का वॉल्यूम हम 22.4 लेते हैं, दोनों 22.4 है, तो मींस Z का वैल्यू कितना आ रहा है, 1। तो अगर Z का वैल्यू 1 आ रहा है तो वो गैस किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आइडियल बिहेवियर को। अगर Z का वैल्यू 1 नहीं आ रहा है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल बिहेवियर को। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हम इसको क्या ले सकते हैं, V रियल अपॉन V आइडियल। आइडियल गैस के वॉल्यूम को आप क्या ले सकते हैं, nRT अपॉन P, राइट। तो अगर यहाँ पे N 1 मोल है तो यहाँ पे आइडियल गैस के वॉल्यूम को आप क्या ले सकते हैं, P nRT अपॉन P ऊपर आ जाएगा तो PV अपॉन RT, राइट। तो PV अपॉन RT भी किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके अलावा हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला आइडियल बिहेवियर में निकाला था कि डेंसिटी ऑफ गैस क्या होता है, PMW अपॉन RT, राइट। तो अगर आइडियल गैस है तो डेंसिटी का वैल्यू किसके बराबर होता है, PMW अपॉन RT के बराबर। अगर हम इस डेंसिटी को यहाँ पे ले जाएं यानी PMW अपॉन RT और डेंसिटी का रेशियो लें तो अगर वो रेशियो 1 आ रहा है तो मींस गैस कौन सा होगा, आइडियल। हम ये बोलेंगे कि दोनों का वैल्यू आइडियल गैस में क्या होता है, बराबर। आइडियल गैस के लिए दोनों का वैल्यू क्या होता है, बराबर। तो हम क्या बोल सकते हैं, फॉर आइडियल गैस PMW अपॉन RT
और डेंसिटी ऑफ गैस। यहाँ पे हम क्या करें, इसका और इसका रेशियो ले रहे हैं। अगर ये दोनों बराबर है आइडियल गैस में तो दोनों के रेशियो का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1। अगर दोनों का रेशियो PmW/RT और डेंसिटी का रेशियो अगर 1 है तो वो कौन सी गैस हुआ, आइडियल गैस। फॉर रियल गैस अगर हम PmW/RT इंटू डी ऑफ गैस इसका रेशियो ले लें तो ये क्या होगा, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये डिफरेंस, इसके बेसिस पे हम देख सकते हैं गैस का बिहेवियर आइडियल है या नहीं है। या तो उनके वॉल्यूम का रेशियो ले लो, अगर 1 आ रहा है, सेम टेम्परेचर पे सेम प्रेशर पे अगर रेशियो 1 आ रहा है तो मीन जो गैस आपको गिवन है वो क्या होगी, आइडियल होगी। ठीक है, और अगर उनके वॉल्यूम का रेशियो 1 नहीं आ रहा है तो मीन्स वो आइडियल नहीं होगी। अगर आप पीवी इक्वल टू एनआरटी में उस गैस का वैल्यू प्रेशर और टेम्परेचर पुट कर दो तो यहाँ पे एनआरटी और पीवी का रेशियो अगर 1 आ जाए तो मीन्स गैस कैसी होगी, आइडियल। अगर एनआरटी अपॉन पीवी का रेशियो 1 नहीं आ रहा है तो गैस कौन सी होगी, रियल होगी। ठीक है, वैसे ही डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, PmW/RT। तो अगर PmW/RT इंटू डेंसिटी का रेशियो आप ले लें, अगर आइडियल गैस होगी तो ये रेशियो क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर ये आइडियल गैस नहीं तो रेशियो 1 के बराबर नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पे हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बेसिस पर गैस के यहाँ पे डेविएशन को स्टडी करते हैं कि अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू 1 है तो गैस क्या होगी, आइडियल गैस होगी। अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू 1 नहीं है तो वो गैस आइडियल नहीं हो सकती। ठीक है, तो चलिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बेसिस पे देख लेते हैं कि हम किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू या तो 1 के बराबर हो या 1 के इक्वल ना हो, राइट। Z क्या होता है, आप क्या लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ रियल टू वॉल्यूम ऑफ आइडियल रेशियो। अगर ये दोनों वॉल्यूम बराबर हैं तो इसका मीन जो गैस आप ऊपर ले रहे हैं जिसको आप रियल कंसीडर कर रहे थे वो एक्चुअली आइडियल ही है। तो अगर यहाँ पे V रियल और V आइडियल आपस में बराबर हो तो Z का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। यानी Z का वैल्यू इक्वल है तो मीन्स क्या होगा, आइडियल गैस का बिहेवियर कैसा होगा, आइडियल बिहेवियर होगा। आइडियल बिहेवियर है। दूसरा हमने क्या कंसीडर किया था कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल में कोई अट्रैक्टिव कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे अगर Z का वैल्यू 1 है तो इसका मीन्स क्या हो, रिप्रेजेंट कर रहा होगा, नो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स। गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्टिव कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं है। नेक्स्ट, अगर Z का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, अगर अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स नहीं है तो क्या आइडियल गैस को कंप्रेस करना है, लिक्विफाई करना पॉसिबल है क्या, नहीं। हम आइडियल गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, अगर Z का वैल्यू 1 है तो नो कंप्रेशन, सॉरी नो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। गैस को आप लिक्विफाई तो अगर इसी गैस का बिहेवियर आइडियल है तो Z का वैल्यू कितना होगा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू 1। तो Z का वैल्यू 1 होना क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि गैस क्या है, आइडियल है। गैस के मॉलिक्यूल में कोई अट्रैक्शन या कोई रिपल्शन नहीं है और वहां पे गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब अगर Z का वैल्यू 1 के बराबर नहीं है तो यहाँ पे दो कंडीशन डेवलप होती है, या तो Z का वैल्यू लेस देन 1 होगा या Z का वैल्यू मोर देन 1 होगा। अब Z का वैल्यू लेस देन 1 होना क्या बताता है कि अगर हम Z की बात करें तो Z क्या होगा, V रियल टू V आइडियल का रेशियो, वॉल्यूम ऑफ गिवन गैस और वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस का रेशियो। तो अगर Z का वैल्यू लेस देन 1 है तो इसका मींस क्या है, ऊपर वाला वॉल्यूम छोटा है तो हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। गिवन गैस का वॉल्यूम क्या है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हो सकता है आप जिस टेम्परेचर पे स्टडी कर रहे हो उस पे 1 मोल ऑफ आइडियल गैस का वॉल्यूम 20 लीटर हो। तो अगर ये 20 लीटर से कम है तो Z का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1। ठीक है, तो अगर Z का वैल्यू लेस देन 1 है यानी वॉल्यूम ऑफ गिवन गैस और वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस के वॉल्यूम को कंपेयर करें, आइडियल गैस के वॉल्यूम को कंपेयर करें तो रियल गैस का वॉल्यूम क्या होगा, आइडियल के रिस्पेक्ट में कम है, राइट। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर गिवन गैस का वॉल्यूम आइडियल के रिस्पेक्ट में कम है तो इसका मींस गैस क्या कर रही है, कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। गैस कम वॉल्यूम कब ऑक्यूपाई कर रही होगी, जब गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में क्या होंगे, अट्रैक्टिव फोर्स होंगे। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, अट्रैक्टिव
फोर्स डोमिनेंट, गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में क्या होंगे, अट्रैक्टिव फोर्स होंगे, तभी तो वहां पे वो एक दूसरे क्लोज है, तभी तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट है तो उसको कंप्रेस करना क्या होगा, इजी होगा। आप उसको प्रेशराइज करके क्या करना चाह रहे हैं, पास लाना चाह रहे हैं, उनके बीच में पास आने की टेंडेंसी ऑलरेडी है, तो आप प्रेशर लगाएंगे तो वो इजिली कंप्रेस हो जाएंगे। अगर आप लिक्विफाई करना चाह रहे हैं, लिक्विफाई करने पर क्या होता है, गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होता है, तभी वो लिक्विफाई होगा, मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे तभी वो लिक्विफाई होगा। तो यहाँ पे उसके बीच में ऑलरेडी अट्रैक्शन है, आप प्रेशर लगाएंगे तो उसको लिक्विफाई भी करना क्या होगा, इजी होगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, अगर z का वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मींस वॉल्यूम ऑफ रियल गैस आइडियल के रिस्पेक्ट में क्या होगा, कम होगा। इसका मींस क्या होगा, वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट होंगे, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट है तो मींस इजी टू कंप्रेस एंड इजी टू, गैस को लिक्विफाई करना है, कंप्रेस करना है, इजी होगा। अब उसके उल्टा अगर यहाँ पे z का वैल्यू ज्यादा है तो z क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, यानी यहाँ पर इसका वैल्यू बढ़ा है तो ऊपर वाला z का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ऊपर वाला वैल्यू बड़ा होगा, तो हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ आइडियल से ज्यादा होगा। अब यहाँ पे आइडियल के रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूल क्या है, दूर दूर, मॉलिक्यूल दूर दूर कब होंगे, जब उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट, तो मॉलिक्यूल के बीच में रिपल्सिव फोर्स यहाँ पर डोमिनेंट है। अगर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट है, उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं है, तो अगर आप उसको प्रेशर लाके पास लाना चाहेंगे तो वहां पे प्रेशर लाके पास लाना इजी नहीं होगा, डिफिकल्ट होगा, डिफिकल्ट टू लिक्विफाई या डिफिकल्ट टू कंप्रेस एंड डिफिकल्ट टू लिक्विफाई। ठीक है, अब एक कंपेरिजन करने, यहाँ पे अट्रैक्शन था, यहाँ पे पार्टिकल के बीच में रिपल्शन था, यहाँ पे अट्रैक्शन था, तो आपको उसको कंप्रेस करने के लिए प्रेशर क्या करना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे उनके बीच में रिपल्शन था तो उसको कंप्रेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेशर भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो लिक्विफिकेशन प्रेशर होगा वो कैसा होगा, कम होगा। यहाँ पे प्रेशराइज करने के लिए, लिक्विफाई करने के लिए जो प्रेशर रिक्वायर्ड होगा, कंप्रेस करने के लिए जो प्रेशर रिक्वायर्ड होगा, उसे हम क्या बोल रहे हैं, लिक्विफिकेशन प्रेशर। लो लिक्विफिकेशन प्रेशर, और यहां पर क्या होगा, हाई लिक्विफिकेशन प्रेशर। ठीक है, तो ये कोई बहुत बड़ा मुश्किल या बहुत टिपिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप इत्मीनान से सोचेंगे तो ये इजीली आपको समझ में आने वाला टॉपिक है, राइट। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ ऑफ आइडियल एंड रियल गैस। हमने आइडियल गैस के प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ की बात किया था कि प्रेशर क्या होता है, आइडियल गैस के वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, तो हमें इनवर्स रिलेशन मिला था। बट जब आप रियल गैस के प्रेशर वॉल्यूम की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ग्राफ मिलता है, थोड़ा सा वेरिएशन वहां पे ग्राफ में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो ग्राफ गिवन है, एक ग्राफ आइडियल के लिए, एक ग्राफ रियल के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है रियल गैस का वो प्रेशर के साथ वेरी करता है, बट वैसा वेरी नहीं करता है जैसे हम आइडियल गैस के अकॉर्डिंग बात करते हैं। ठीक है, क्या होता है जब हम लो प्रेशर की बात करते हैं तो लो प्रेशर मींस आपने अभी उस पर कोई प्रेशर नहीं लगा रखा, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है, तो वहां पे गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो एट लो प्रेशर वहां पे क्या होता है, अट्रैक्शन होता है नॉर्मल। अगर हम यहाँ पे कोई सा भी अट्रैक्शन हो सकता है, डायपोल डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल या लंदन फोर्स, कोई सा भी अट्रैक्शन हो सकता है, वो डिपेंड करता है गैस कैसी है, पोलर है नॉन पोलर है। ठीक है, तो वहां पे लो प्रेशर पे मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, और अगर अट्रैक्शन होगा तो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस आइडियल से रेस्पेक्ट में क्या होगा, कम, तो Z का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1, यानी वॉल्यूम ऑफ रियल गैस लेस देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। तो अगर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से आपको कम मिल रहा है तो मींस वहां पे क्या है, अट्रैक्शन है। ये केस कंडीशन होता है लो प्रेशर पे। अब हम बात करते हैं हाई प्रेशर पे। ठीक है, अच्छा ऐसा कुछ नहीं कि लो प्रेशर कब बोला जाएगा, हाई प्रेशर कब बोला जाएगा, ये डिफरेंट डिफरेंट गैस के अट्रैक्टिव फोर्स के बेसिस पे वेरिएबल रहता है। तो हम यहाँ पे केवल वर्ड लो प्रेशर हाई प्रेशर की बात करें, आप हमें क्वेश्चन भी इसी तरीके से
आते हैं। तो जब हम हाई प्रेशर की बात करें तो हाई प्रेशर में हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, राइट। तो जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक दूसरे क्लोज आएंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, गैस जब लिक्विफाई होती है तो वहां पे गैस का लिक्विफिकेशन कब होता है, जब अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स से डोमिनेट कर जाते हैं। जब आप गैस को पास ला रहे हैं तो वहां पे लिक्विफिकेशन कब होगा, जब अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स से डोमिनेट कर जाएंगे। जब आपने गैसेस मॉलिक्यूल को पास लाया तो यहाँ पे पार्टिकल जो भी एटम है उसके यहाँ पे न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, तो जब आप पास ला रहे हैं तो क्या होगा, जब अट्रैक्टिव फोर्स कौन सा होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो यहाँ पे ये तो होगा अट्रैक्टिव। और रिपल्सिव फोर्स क्या होंगे, इस न्यूक्लियस का और इस न्यूक्लियस का रिपल्शन, इन इलेक्ट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन, ठीक है। तो जब अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स पर डोमिनेट करते हैं तो गैस लिक्विफाई हो जाती है। हम बात करें लिक्विफिकेशन से पहले, जब आप गैस को पास ला रहे हैं तो जब पास लाएंगे तो क्या होगा, वहां पे इस एटम के इलेक्ट्रॉन और इस एटम के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इस एटम के इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, वो क्या करते हैं, एक दूसरे के एटम को रिपेल करते हैं। तो रिपेल करने से वहां पे क्या होता है, वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, तो वॉल्यूम क्या होता है, वहां पे इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर पे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से ज्यादा होता है। हम कंडीशन क्या ले रहे हैं, जो प्रेशर आपने रियल गैस पे लगा रखा है वही प्रेशर आइडियल गैस पे लगा रखा हो, ठीक है। और जो टेम्परेचर यहाँ पे रियल गैस का हो वही टेम्परेचर आइडियल गैस का हो। सो सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पर जब आप यहाँ पे हाई प्रेशर की बात करते हैं उस कंडीशन में रियल गैस का वॉल्यूम क्या होता है, आइडियल के रेस्पेक्ट में ज्यादा होता है। तो इसमें ज्यादा परेशान नहीं हो, हम डायरेक्ट इसको ले लेते हैं। हाई प्रेशर पे जेड का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन 1। जेड का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, मींस यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट होते हैं, ठीक है। तो ये बस ध्यान रखें, लो प्रेशर पे जेड का वैल्यू लेस देन 1 होता है, हाई प्रेशर पे जेड का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। इसको हम प्रूव भी करेंगे, ठीक है। तो अभी ये ग्राफ हम ले लें। अब ये दो ग्राफ है, हमें पता है लो प्रेशर पे जेड का वैल्यू लेस देन 1, हाई प्रेशर पे जेड का वैल्यू मोर देन 1 होता है। इसके बेसिस पे हमें बताना है यहाँ पे कौन सा ग्राफ रियल के लिए होगा, कौन सा ग्राफ आइडियल के लिए होगा। तो लो प्रेशर पे किसका वॉल्यूम कम होता है, रियल गैस का वॉल्यूम कम होगा। सॉरी, लो प्रेशर पे क्या होगा, यहाँ पे यस रियल गैस के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन होता है, तो वहां पे रियल गैस का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। और हाई प्रेशर पे यहाँ पे किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, तो यहाँ पे ये हाई प्रेशर वाली कंडीशन और यहाँ पे लो प्रेशर वाली कंडीशन, तो हम दोनों को कंपेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे लो प्रेशर पे किसका वॉल्यूम, लो प्रेशर पे किसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, आइडियल गैस का रियल से। तो ये दो ग्राफ हैं। तो अभी हम यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए दोनों के वॉल्यूम को कंपेयर करें तो ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम दोनों में कंपैरिजन किया जा सकता है। कौन सा वॉल्यूम ज्यादा है, ये वाला वॉल्यूम, यानी ये वाला ग्राफ किसके लिए होना चाहिए, आइडियल के लिए, और ये वाला ग्राफ किसके लिए होना चाहिए, रियल के लिए। तो यहाँ पे आप वॉल्यूम को कंपेयर कर सकते हैं। इस गैस का वॉल्यूम ज्यादा है, इस गैस का वॉल्यूम कम है। तो अगर आप आइडियल और रियल गैस का ग्राफ ड्रॉ करें प्रेशर वॉल्यूम, तो यहाँ पे आप कंपेयर कर दीजिए हाई प्रेशर लो प्रेशर पे, ये दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। अब हाई प्रेशर पे कंपेयर करें तो हाई प्रेशर पे यहाँ पे जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, किसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, रियल का, तो ये ग्राफ किसके लिए होगा, रियल का। अच्छा, आपने लो प्रेशर पे कंसिडर किया तो भी आपको वही आंसर मिला। आपने हाई प्रेशर पे देखा तो ये रियल का वॉल्यूम मिला, ये आइडियल का वॉल्यूम मिला, ठीक है। तो इसके बेसिस पर हम यहाँ पे इस ग्राफ को देखते हैं कि लो प्रेशर पे रियल गैस का वॉल्यूम कम होता है, आइडियल का ज्यादा होता है। हाई प्रेशर पे रियल का वॉल्यूम ज्यादा होता है, आइडियल का कम होता है। क्यों, क्योंकि आइडियल के बीच में कोई अट्रैक्शन रिपल्शन तो है नहीं, आप उसको कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस हो जाएगा। बट रियल गैस में जब कंप्रेस कर रहे हैं तो बिफोर लिक्विफिकेशन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। तो सेम प्रेशर पे वहां पे रियल गैस ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही होती है। तो ये ग्राफ आपको मिलेगा प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन में, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे कि जो हमने इक्वेशन लिया है पीवी इक्वल टू एनआरटी, उसको हम यहाँ पे रियल गैस के लिए यूज में नहीं ले सकते। तो हमें क्या करना पड़ता है, उस इक्वेशन में कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं। हमने कोई नया इक्वेशन नहीं बनाया है, जो इक्वेशन आइडियल गैस का था उसको ही मॉडिफाई करके रियल गैस के लिए उस इक्वेशन को मॉडिफाई किया है। तो उसे हम बोलते हैं वॉन डेर वाल इक्वेशन ऑफ रियल गैस, राइट। तो अभी हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पर देखने से पहले आपको बताया था कि यहाँ पर डेविएशन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इसलिए वहां पर
जो आइडियल गैस प्रेशर लगाती है और जो रियल गैस प्रेशर लगाती है दोनों डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो वापस से फटाफट देख लेते हैं कि आपको क्या बताया था कि यहाँ पे सपोज हमने आइडियल गैस लिया है, आइडियल 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसकी वजह से प्रेशर क्या होगा 20 atm। और अगर हमें रियल गैस की बात करेंगे तो रियल गैस में क्या होगा, दूसरे आसपास के पार्टिकल क्या कर रहे होंगे, उसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो जो वेलोसिटी होगी उसकी कम हो जाएगी, तो जो प्रेशर लग रहा होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। तो अगर हम यहाँ पे रियल गैस के प्रेशर और आइडियल गैस के प्रेशर की बात करें तो रियल गैस को आइडियल के बराबर अगर करना है तो प्रेशर ऑफ आइडियल क्या होगा, प्रेशर ऑफ रियल प्लस एक करेक्शन फैक्टर इसमें ऐड करना होगा। यहाँ पे पार्टिकल के बीच में जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा इस पार्टिकल का वेलोसिटी उतना ही कम होगा, तो जो प्रेशर कंटेनर के वॉल पे एक्सर्ट हो रहा होगा वो भी कम होता जाएगा। तो अगर यहाँ पे 16 से 14 10 हो जाएगा तो जो करेक्शन फैक्टर है इसके इक्वल करने के लिए उतना ही ज्यादा हमें ऐड करना होगा। तो जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में होता है उसकी वजह से लगने वाला प्रेशर उतना ही कम होता जाता है, राइट। तो हमें क्या करना होगा, अगर रियल गैस के प्रेशर को आइडियल गैस के बराबर करना है तो हमें क्या करना होगा, उसमें कुछ ना कुछ करेक्शन फैक्टर ऐड करना होगा। तो हम यहाँ पे कोई नई इक्वेशन डेराइव नहीं कर रहे हैं, हम जो इक्वेशन ले रहे हैं PV इक्वल टू nRT। यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो आइडियल गैस का होता है और जो वॉल्यूम होता है वो कौन सा होता है, जो मॉलिक्यूल को फ्री मूवमेंट के लिए अवेलेबल होता है। तो अब आइडियल गैस में हम क्या कंसीडर करते हैं कि जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल। तो वहां पे पूरा का पूरा वॉल्यूम फ्री मूवमेंट के लिए अवेलेबल है। ठीक है, जैसे आपको बताया कि 30 चेयर्स रखा हुआ है, एक चेयर पे कोई बटरफ्लाई या बी बैठा हुआ है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे कि पूरी 30 चेयर्स हमारे बैठने के लिए अवेलेबल है। बट अगर वहां पे कोई एक पर्सन बैठ जाएगा किसी एक चेयर पे तो हम क्या मानेंगे कि अब कितनी चेयर्स वहां पे बैठने के लिए अवेलेबल है, 29। तो अगर बी के लिए बात करें तो उसका सरफेस एरिया क्या है, बहुत नेग्लिजिबल है, राइट। तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं कि वहां पे हमें पूरी की पूरी 30 चेयर्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे गैसेस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या था, नेग्लिजिबल था। तो इस मॉलिक्यूल के मूवमेंट के लिए पूरा का पूरा कंटेनर अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि जब आइडियल गैस के वॉल्यूम की बात करते हैं उसका वॉल्यूम किसके बराबर, कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर लेते हैं। बट जब हम रियल गैस की बात करेंगे तो जो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल नहीं होता है। तो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के मूवमेंट के लिए कितना वॉल्यूम अवेलेबल होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाएगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, जिसको हम यहाँ पे वी करेक्शन बोल देते हैं। ठीक है, तो कंटेनर के वॉल्यूम में से आप क्या करोगे, कुछ वॉल्यूम को माइनस कर दोगे तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो वॉल्यूम जो गैस के फ्री मूवमेंट के लिए अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रेशर में कुछ करेक्शन करते हैं और वॉल्यूम में कुछ करेक्शन करते हैं। तो प्रेशर में करेक्शन करके हम उसको किसके इक्वेट करते हैं, आइडियल गैस के प्रेशर के इक्वल, और वॉल्यूम में करेक्शन करके हम किसके इक्वल करते हैं, वो वॉल्यूम जो फ्री मूवमेंट के लिए अवेलेबल है। फिर इन दोनों को हम कहां पुट कर देंगे, यहाँ पर। ठीक है, रियल गैस का प्रेशर कम था, उसको आइडियल के बराबर करना था, तो हमने उसमें कुछ करेक्शन ऐड किया। तो यहाँ पे ये प्रेशर पूरा किसका हो गया, आइडियल गैस का। यहाँ पे रियल गैस में आपने कितना प्रेशर ऐड करें कि वो आइडियल गैस के प्रेशर के बराबर हो जाए, कब, जब आप उसमें कोई अट्रैक्शन रिपल्शन कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो जब आप कोई अट्रैक्शन रिपल्शन कंसीडर नहीं करें तो 20 atm का प्रेशर है, अट्रैक्शन की वजह से 16 atm का प्रेशर मिला, तो इसमें हमने 4 atm ऐड किया तो वो 20 के बराबर ही तो हुआ। तो हमने 16 में क्या किया, एक करेक्शन फैक्टर ऐड किया, वो किसके बराबर होगा, 4 atm के बराबर। तो ये भी 20 था, हमने 16 + 4 20 पुट कर दिया, तो वो आइडियल गैस का प्रेशर था। ठीक है, सेकंड हमने क्या बोला, यहाँ पे कौन सा वॉल्यूम होता है, वी, जो फ्री मूवमेंट के लिए अवेलेबल होता है। तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम तो नेग्लिजिबल है, तो सभी मॉलिक्यूल के लिए पूरा कंटेनर का वॉल्यूम अवेलेबल है। बट रियल गैस का मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंटेनर के वॉल्यूम में से एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, अगर जितने भी मॉलिक्यूल है उतने मॉलिक्यूल का वॉल्यूम हटा देंगे, तो जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, कंटेनर के वॉल्यूम में से हमने वो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम हटा दिया जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए फ्री मूवमेंट के लिए अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या होगा, उस गैस का वॉल्यूम होगा जो फ्री मूवमेंट के लिए अवेलेबल है। क्लियर। तो हम यहाँ पे अब देखते हैं कि क्या डेरिवेशन है। बात करते हैं वॉल्यूम करेक्शन का, कि वॉल्यूम करेक्शन की हम बात करें तो हम यहाँ पे ये कंसीडर करते हैं कि दो गैसेस मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, यानी जब कोलिजन हुआ है तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात तो जो वॉल्यूम गैसेस मॉलिक्यूल के फ्री मूवमेंट के लिए अवेलेबल नहीं होता है उसे हम बोलते हैं को वॉल्यूम या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ठीक है, जैसे हमने बताया था कि 30 चेयर्स थी, 30 में से एक चेयर ऑक्यूपाइड है, तो केवल 29 चेयर्स ही वहां पे क्या होगी, अवेलेबल होगी बैठने के लिए।
किसी कोई दूसरा पर्सन अगर आके बैठना चाह रहा है तो वो 29 में से किसी एक पे बैठ सकता है। ठीक है, तो वहां पे हमने एक चेयर को हटा दिया, तो वो एक चेयर क्या थी, दूसरे के बैठने के लिए अवेलेबल नहीं थी, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या को वॉल्यूम। अगर 30 में से 10 चेयर ऑक्यूपाई हो जाएगी तो 30 में से हमने 10 को माइनस कर दिया, तो केवल कितनी चेयर अवेलेबल है वहां पे बैठने के लिए, 20 चेयर्स। तो वो जो 10 चेयर्स है वो क्या हो जाएगी, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या को वॉल्यूम। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हम क्या करेंगे, पूरे कंटेनर में से, या आप ऐसा भी कंसीडर कर सकते हैं, एक बड़े से हॉल में 30 चेयर्स रखी थी, वो 30 चेयर्स ही बैठने के लिए अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, वहां पे पूरे हॉल में से वो एक 30 चेयर्स का वॉल्यूम माइनस कर दो, तो बाकी वॉल्यूम क्या होगा, बैठने के लिए अवेलेबल होगा। ठीक है, तो वही हम करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम करेक्शन हम क्या करेंगे कि जो वॉल्यूम फ्री मूवमेंट के लिए अवेलेबल है गैसियस मॉलिक्यूल के लिए, रियल गैस के लिए, वही हम यहाँ पे लेने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन की बात करते हैं कि कंटेनर के अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, हम यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल के कोलिजन की बात करते हैं। ठीक है, अब ये दोनों मॉलिक्यूल कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, अभी जो कोई दूसरा मॉलिक्यूल है वो इस वॉल्यूम को तो ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। ठीक है, अब जब 2 वॉल्यूम आपस में कोलेट करते हैं तो वहां पे होता क्या है कि सपोज इन दोनों मॉलिक्यूल ने आपस में कोलेट किया। ठीक है, अब क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल जब रोटेट हो रहे होंगे, रोटेटिंग मॉलिक्यूल होगा, स्टेबल तो होगा नहीं, तो ये जब मॉलिक्यूल रोटेट हो रहे होंगे तो यहाँ पे इसका रेडियस r ले लेते हैं, इसका रेडियस r ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक 2r रेडियस वाले इस 2r रेडियस वाले स्फीयर की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों मॉलिक्यूल का जो सेंटर ऑफ मास होगा, आप फिजिक्स में पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर कोई लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आती तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इन दोनों मॉलिक्यूल का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इस 2r स्फीयर के अंदर ही होगा, या आप ऐसा समझ लीजिए कि जब ये मॉलिक्यूल रोटेट हो रहे होंगे तो ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ ही दूसरा मॉलिक्यूल है, ये इस लोकेशन भी हो सकता है, 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 कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये इस लोकेशन पे होगा तो ये 2r रेडियस वाला स्फीयर ऐसा बन जाएगा। ठीक है, जिस भी लोकेशन पे होगा, बट हम क्या बोल रहे हैं कि ये जहां पर भी होगा तो यहाँ पर अगर ये मॉलिक्यूल रोटेट हो रहे हैं तो ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, इसकी 2r रेडियस के स्फीयर के बराबर का वॉल्यूम। राइट, ये सपोज इसको स्टेबल रखे आप इसको रोटेट करेंगे तो ये इतना ही तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा होगा। राइट, हमेशा ये क्या कर रहा होगा, इतनी 2r स्फीयर वाली स्फीयर का 2r रेडियस वाली स्फीयर का वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई कर रहा होगा। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे इन दोनों मॉलिक्यूल के चारों तरफ जो ये वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में दूसरा मॉलिक्यूल इनके साथ कोलाइड नहीं करेगा, बिकॉज हम बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन की बात कर रहे हैं, तो किसी दूसरे मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ मास इस वॉल्यूम में नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इसको केवल इतना सा समझने की कोशिश करना कि जब ये 2 मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ये 2r रेडियस वाला वॉल्यूम ले रहे हैं, इस वॉल्यूम के अंदर कोई दूसरा मॉलिक्यूल आकर कोलाइड नहीं करेगा, या इस वॉल्यूम के अंदर दूसरे मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम केवल बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन की बात करें, तो अगर यहाँ पे दूसरे मॉलिक्यूल यहाँ पर आकर कोलाइड नहीं कर सकता तो यानी वो इस वॉल्यूम में आकर मूवमेंट नहीं करेगा, तो हम क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम में से ये वॉल्यूम माइनस कर देंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, इस पूरे वॉल्यूम को वॉल्यूम और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल यहां पर आपस में कोलाइड कर रहे हैं, जब ये रोटेट करेंगे तो कितना वॉल्यूम यहां पे दूसरे मॉलिक्यूल के लिए ऑक्यूपाई नहीं होगा। तो अभी हम बात करें एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ड्यू टू 1 मॉलिक्यूल, सॉरी ड्यू टू 2 मॉलिक्यूल की वजह से कितना वॉल्यूम यहाँ पे दूसरे मॉलिक्यूल को फ्री मूवमेंट के लिए अवेलेबल नहीं होगा, कितना होगा, 4/3 पाई 2r क्यूब। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसका r रेडियस है, इसका r रेडियस है, तो यहाँ पे जो 2r रेडियस वाला वॉल्यूम होगा, स्फीयर होगा, वो दूसरे मॉलिक्यूल के लिए कोलिजन के लिए अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे 2r रेडियस वाला वॉल्यूम ले रहे हैं। ठीक है, हो सकता है अभी ये यहाँ पर है, हो सकता है ये दूसरे टाइम में यहाँ पर भी हो, तो भी ये क्या होगा, 2r रेडियस वाला ही वॉल्यूम होगा। यहाँ पे ये मॉलिक्यूल एक टाइम में किसी एक पोजीशन पे रह सकता है, या तो यहाँ पे होगा, या यहाँ पे होगा, या यहाँ पे होगा, या यहाँ पे होगा, या यहाँ पे होगा। ठीक है, जिस भी पोजीशन पे रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप 2r रेडियस वाला स्फीयर वहां पे कंसीडर करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल की वजह से कितना वॉल्यूम है 4/3 पाई क्यूब 2r³ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना होगा, ये दो मॉलिक्यूल का है तो दो मॉलिक्यूल 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। दो मॉलिक्यूल की वजह से एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इतना है तो एक मॉलिक्यूल की वजह से कितना होगा 1/2 इंटू 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब यानी 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। एक मॉलिक्यूल की वजह से इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रहा होगा, राइट। अगर ये एक मॉलिक्यूल की वजह से तो कंटेनर के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हो सकते हैं। तो अगर एक मॉलिक्यूल की वजह से इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रहा है तो हम क्या बात करेंगे, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल कितना होगा, सॉरी ये एक मॉलिक्यूल का हुआ तो एक मॉलिक्यूल की वजह से इतना है, एक मोल में कितना मॉलिक्यूल होता है Na मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल की वजह से एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इतना था तो Na मॉलिक्यूल की वजह से कितना होगा 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू Na। ठीक है, तो जो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू Na ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल। वन मोल गैस की हम बात नहीं कर रहे, हमने बोला है वन मोल मॉलिक्यूल। अब इसका मीनिंग क्या है कि सपोज हमारे पास 1 मोल मॉलिक्यूल थे एक कंटेनर में, ठीक है, सपोज ये 1 मोल मॉलिक्यूल है। अभी अगर हम गैस के वॉल्यूम, आइडियल गैस के रिस्पेक्ट में जब हमने बात किया तो वॉल्यूम क्या होता है कंटेनर का वॉल्यूम, वो वॉल्यूम कौन सा होता है, गैस का वॉल्यूम। जो वॉल्यूम कंटेनर का हम लेते हैं वही वॉल्यूम क्या गैस का हम कंसीडर करते हैं आइडियल गैस में। बट रियल गैस में यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन है, मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं है। अब अगर हम इस गैस को कंप्रेस कर देते हैं, सपोज आपने कंप्रेस करके इसको लिक्विफाई कर दिया, तो यहाँ पे लिक्विफाई करने के बाद जो वॉल्यूम है वो किसकी वजह से, मॉलिक्यूल का वॉल्यूम। तो गैस का वॉल्यूम और मॉलिक्यूल के वॉल्यूम में डिफरेंस है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं 1 मोल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम 4 इंटू 4/3 पाई क्यूब इंटू Na, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। 1 मोल गैस नहीं बोला जा रहा, 1 मोल मॉलिक्यूल बोला जा रहा है। तो 1 मोल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, बिकॉज हमने रेडियस भी किसके लिए, एक मॉलिक्यूल की, राइट। तो ये क्या है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। इसको एक कांस्टेंट स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 1 मोल का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इतना है तो n मोल का वॉल्यूम कितना होगा, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ n मोल गैस, सॉरी n मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल का इतना था तो n का कितना होगा, n इंटू 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू Na, जिसको हम n इंटू बी भी लिख देते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे b का वैल्यू पता होना चाहिए, बिकॉज b की वैल्यू के बेसिस पर आपको मॉलिक्यूल का रेडियस भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर b एक्चुअली है क्या, तो b क्या है 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू Na, यानी 4/3 पाई क्यूब क्या है, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, Na क्या है एवोगैड्रो नंबर, तो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इंटू Na क्या होगा, एक मोल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम। तो इसको आप और क्या ले सकते हैं, b को और क्या लिखा जा सकता है, b इक्वल टू 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू Na। 4/3 पाई आर क्यूब इंटू Na क्या है, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इंटू Na, यानी 1 मोल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, तो 4 इंटू v मोलर। v मोलर का मीन्स क्या है, एक मोल मॉलिक्यूल के वॉल्यूम का 4 टाइम्स किसके बराबर होगा, v के बराबर। 4/3 पाई क्यूब क्या है, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, Na से मल्टीप्लाई किया तो एक मोल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम मिला, जिसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मोलर वॉल्यूम। उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन्स b क्या होगा, 1 मोल मॉलिक्यूल के वॉल्यूम का 4 टाइम्स। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे b किस पे डिपेंड करेगा, क्या 4 पे डिपेंड करेगा, नहीं। क्या पाई पे डिपेंड करेगा, नहीं। क्या Na पे डिपेंड करेगा, नहीं। किस पे डिपेंड करेगा, r पर। r क्या है, मॉलिक्यूल का रेडियस, तो पार्टिकल का रेडियस जितना बड़ा होगा b का वैल्यू भी उतना ही बड़ा होगा। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल के साइज के बेसिस पर हम क्या करेंगे, b को यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं कि जिस पार्टिकल का साइज बड़ा है उसका b का वैल्यू बड़ा होगा, जिस पार्टिकल का साइज छोटा है उसके b का वैल्यू भी क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर। ना हमने एक्सक्लूडेड वॉल्यूम की बात किया है। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या है, वो वॉल्यूम जो गैस के फ्री मूवमेंट के लिए अवेलेबल नहीं है। तो जो कंटेनर का वॉल्यूम है
उसमें से अगर हम वो वॉल्यूम माइनस कर देते हैं जो फ्री मूवमेंट के लिए अवेलेबल नहीं है, तो रिमेनिंग वॉल्यूम क्या होगा, गैस के लिए अवेलेबल रहेगा। तो हम पीवी इक्वल टू एनआरटी में जो वॉल्यूम लेते हैं वो कौन सा वॉल्यूम होता है, आइडियल गैस के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। आइडियल गैस के रिस्पेक्ट में हम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्यों लेते हैं, क्योंकि हर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, तो सारा का सारा वॉल्यूम फ्री मूवमेंट के लिए अवेलेबल है। बट रियल गैस में ऐसा नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल के थ्रू जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रहा है उतने वॉल्यूम को कंटेनर के वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, V कितना होगा, V ऑफ कंटेनर माइनस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। कंटेनर को आप क्या ले सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, बिकॉज आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या होता है, कंटेनर का वॉल्यूम ही होता है। उसमें से आप एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कितना निकला आपका, N इंटू बी, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम, राइट। तो यहाँ पे पीवी इक्वल टू एनआरटी में आप कौन सा वॉल्यूम पुट करते हैं, वो वॉल्यूम जो फ्री मूवमेंट के लिए अवेलेबल होता है। अगर हम आइडियल गैस के लिए बात करेंगे तो आइडियल गैस में एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या होता है, जीरो। आइडियल गैस में एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या होता है, जीरो। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम मींस वहां पे पार्टिकल का वॉल्यूम ही क्या होता है, नेग्लिजिबल। तो आइडियल गैस के रिस्पेक्ट में ये एनबी का वैल्यू क्या होगा, जीरो। तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है, वहां पे कंटेनर का वॉल्यूम ही होता है। आप चाहे तो इसको वी आइडियल की जगह वी कंटेनर भी लिख सकते हैं। तो आइडियल गैस के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम क्या होता है, कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर ही होता है। अब यहाँ पे एनबी जो करेक्शन फैक्टर हमने यूज में लिया है उसका यूनिट क्या होगा, ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, तो इसका यूनिट भी क्या होगा, वॉल्यूम होगा। अगर ये लीटर है तो ये भी लीटर में होगा, और यहाँ पे एनबी का यूनिट भी क्या होगा, लीटर में होगा। तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू वी करेक्शन, सॉरी वी कंटेनर माइनस वी करेक्शन। तो वी करेक्शन किसके बराबर है, एन बी के बराबर। अब अगर हम यहाँ बी की यूनिट की बात करें तो एन क्या होगा, मोल, वी क्या है, वॉल्यूम। तो वी की यूनिट क्या होगी, लीटर, इक्वल टू मोल इंटू बी। तो यूनिट ऑफ बी क्या होगा, लीटर पर मोल, राइट। ये यूनिट याद रखें, यूनिट अक्सर पूछ लिया जाता है, मेंस लेवल पे पूछा जाएगा, अदरवाइज एडवांस में तो पूछना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेशर करेक्शन की। यस, नेक्स्ट बात करते हैं प्रेशर करेक्शन की। तो अभी आपको क्या बताया कि यहाँ पर रियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो अगर अट्रैक्टिव फोर्स से रियल गैस का प्रेशर कम हो जाता है, राइट। तो अगर हम रियल गैस के प्रेशर को आइडियल के बराबर करना चाहते हैं, बिकॉज पीवी इक्वल टू एनआरटी में जो यहाँ पे प्रेशर होता है वो किसका होता है, यहाँ पे आइडियल गैस का, और वी क्या होता है, जो वॉल्यूम फ्री मूवमेंट के लिए अवेलेबल होता है। तो हमें अगर रियल गैस के प्रेशर को आइडियल गैस के प्रेशर के बराबर करना है तो हमें क्या करना होगा, उसमें कुछ करेक्शन फैक्टर ऐड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्शन फैक्टर किस पे डिपेंड करेगा, पार्टिकल के बीच में जो भी अट्रैक्टिव फोर्स है। तो जितना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होगा ये करेक्शन फैक्टर उतना ही ज्यादा होता जाएगा, और रियल गैस का प्रेशर उतना ही कम होता जाएगा। तो यहाँ पे हम करेक्शन फैक्टर डायरेक्ट लेते हैं कि जो प्रेशर ऑफ आइडियल गैस होगा वो किसके बराबर होगा, प्रेशर ऑफ रियल प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर के बराबर। तो जो करेक्शन फैक्टर होता है वो ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर के बराबर होता है। एन होता है मोल्स, वी होता है वॉल्यूम, और ए होता है यहाँ पे ए करेक्शन फैक्टर या कांस्टेंट होता है। और ये कांस्टेंट किस पर डिपेंड करेगा, बिकॉज यहाँ पे ये एन है वॉल्यूम है, एन मोल से वी वॉल्यूम है, तो यहाँ पे ये वैल्यू ज्यादा होगी। तो इसका मीन्स यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल के बीच में क्या है, अट्रैक्शन ज्यादा है। अगर ये वैल्यू ज्यादा हुआ, करेक्शन फैक्टर करेक्शन प्रेशर ज्यादा हुआ, मीन्स रियल गैस का प्रेशर कम है। तो यहाँ पे इस वैल्यू का ज्यादा होना क्या बताता है, ए का वैल्यू ज्यादा होना। तो ए किसको रिप्रेजेंट करता है, किस पर डिपेंड करता है, ए रिप्रेजेंट अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल। तो ए का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, या
फिर ऐसा बोलते हैं जितना ज्यादा मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा ए का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ए का वैल्यू ज्यादा है रियल गैस का प्रेशर उतना ही कम होगा, यानी करेक्शन फैक्टर जितना ज्यादा होगा रियल गैस का प्रेशर उतना ही कम होता जाता है, राइट। तो हमें यहाँ पे प्रेशर में करेक्शन मिला, वॉल्यूम में हमने करेक्शन लिया, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस एनबी। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी में पुट कर देंगे। तो प्रेशर क्या मिला आपको, पी रियल प्लस एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी कंटेनर माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। तो ये इक्वेशन क्या होगी, वॉन डेर वाल इक्वेशन ऑफ रियल गैस, ठीक है। तो यहां से डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि करेक्शन फैक्टर का वैल्यू किसके बराबर है, प्रेशर करेक्शन वॉल्यूम करेक्शन का वैल्यू किसके बराबर है, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट और हम देख लें, यहाँ पे ये प्रेशर है ये भी प्रेशर है, तो पूरा टर्म किसके बराबर होगा, प्रेशर के बराबर। तो इसका यूनिट जो होगा वही यहाँ पे यूनिट होगा, अगर ये एटीएम है तो ये भी एटीएम में होगा और ये भी एटीएम में होगा। अगर हम यूनिट ऑफ ए की बात करें तो ये पी करेक्शन का यूनिट क्या होगा, एटीएम ही होगा। तो अगर हम ए के यूनिट की बात करें यूनिट ऑफ ए क्या होगा, एटीएम, वॉल्यूम लीटर में एंड मोल्स में, तो ये क्या होगा एटीएम लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, राइट। तो यूनिट भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। हालांकि डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर करेक्शन किसके बराबर है, वॉल्यूम करेक्शन किसके बराबर है। ए और बी किसको रिप्रेजेंट करें, ए किसको रिप्रेजेंट करें अट्रैक्टिव फोर्स को, बी किसको रिप्रेजेंट करता है साइज को, 4 × 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन ए, 4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, राइट। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इसको रिवाइज कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।